कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। देश में जारी टीकाकरण पर भी होगी चर्चा। 11 अप्रैल से कार्यस्थल पर भी हो सकेगा कोविड के खिलाफ टीकाकरण। 45 साल की उम्र वाले लोगों को दी जाएगी खुराक। अब तक 9 करोड़ लोगों से अधिक का हुआ टीकाकरण। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 60,000 नए मामले दर्ज। बेंगलुरु के शहरी क्षेत्र में लगी धारा 144। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती यानी प्रकाश पर्व मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। विशेष अवसर मनाने के लिए साल भर के कैलेंडर पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से करेंगे सेशल्स में भारतीय परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन। परियोजनाओं से सेशल्स का ढांचागत, विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी होगा विकास। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर अगले 48 घंटे में मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए अमेरिका तैयार। ईरान पर से किन प्रतिबंधों को हटाया जाए, इस पर हो रहा है विचार। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु करार से अमेरिका को कर लिया था अलग। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की आज दूसरी खुराक ली। पुडुचेरी की नर्स निवेदा और पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम मोदी को टीका लगाया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि टीकाकरण वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम ने वैक्सीन के योग्य लोगों से टीकाकरण करवाने की भी अपील की। और पीएम मोदी को कोरोना टीके की दूसरी खुराक देने वाली नर्सें टीका देने के बाद काफी उत्साहित और खुश नजर आईं। I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi जी। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने। और कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम ने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। सुधाकर, अगर आज जिस तरह से पीएम मोदी की आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ, यही बेसिक सवाल मेरे मन में इस वक्त है कि खासकर जिन राज्यों में 11 राज्यों में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कुछ वजह हैं, क्या कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। पीएम इस पर भी विचार करेंगे, बातचीत करेंगे और बाकी राज्यों में स्प्रेड ना हो उस पर भी इन राज्यों के साथ बातचीत होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और सबसे बड़ी बात असीम यहाँ पर ये है, 20 दिनों के भीतर दूसरी बार मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको याद होगा कि बीते 17 मार्च को भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति हो या वैक्सीनेशन
की जो पूरी तैयारियां चल रही है या वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर बातचीत की थी, पूरी स्थिति की समीक्षा की थी और उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। तो निश्चित तौर पर जो खास तौर से एक चिंता है 10-11 राज्यों की आपने बात की, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं, तो वहां किस तरह से क्यों केसेस इतने बढ़ रहे हैं, क्या राज्य सरकार की तैयारियां, उनको क्या कुछ जरूरतें हैं। हम जानते हैं कि 4 तारीख को भी जब प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ इस पूरी स्थिति की समीक्षा की थी, तो उन्होंने खासतौर से निर्देश दिया था इन 3 राज्यों के लिए भी और ऐसे जिले जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो केंद्र की तरफ से एक्सपर्ट्स टीम्स भेजी गई ताकि क्लिनिकल मैनेजमेंट में वो राज्य प्रशासन का जो जिला प्रशासन है उनका सहयोग कर सके। तो निश्चित तौर पर बेहद ही गंभीरता से पूरी स्थिति को केंद्र भी देख रहा है और इस सेकेंड वेव को लेकर पीएम मोदी ने पिछले महीने भी आगाह किया था। एक जो दिक्कत आप पूछ रहे हैं कि ये इन राज्यों में क्यों दिक्कत आ रही है, देखिए इसकी एक वजह जरूर नजर आती है। प्रशासनिक स्तर पर जरूर थोड़ी लापरवाही कहीं नजर आ रही है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने भी कहा, केंद्र की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए और न सिर्फ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए बल्कि उसमें आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या कम से कम 70% कराई जाए, तो ये राज्य नहीं कर पाए हैं। दूसरा, इस बात पर जोर दिया गया था कि टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग को भी प्रॉपर तरीके से किया जाए। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि 72 घंटे के भीतर ऐसे लोगों की पहचान और कम से कम 20-25 लोग एक आदमी के कांटेक्ट में होते हैं उनको पहचान करके उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो ये तमाम चीजें राज्यों में ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने पिछले मीटिंग में आगाह किया था कि राज्यों को ये देखना चाहिए कि कहीं ये गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उदासीनता गवर्नेंस में तो नहीं आ गई है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों की तरफ राज्य का ध्यान प्रधानमंत्री दिलाने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही साथ राज्यों की भी सुनेंगे प्रधानमंत्री की, उनकी क्या कुछ चिंता है, वो क्या कुछ सुझाव दे सकते हैं। कोशिश ये जरूर रहेगी प्रधानमंत्री की कि केंद्र और राज्य की तमाम एजेंसियां मिलकर काम करें ताकि इस स्थिति पर फिर से एक बार काबू लाया जा सके। देखिए, बीते साल हमने एक इसी तरह की स्थिति का मुकाबला किया था और वो तब किया था जब आज की तरह उस समय संसाधन मौजूद नहीं थे, चाहे टेस्टिंग की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो या वैक्सीनेशन जैसी चीजें मौजूद नहीं थी। आज ये चीजें हमारे पास है, उसको एक तरह से गैल्वेनाइज करने की जरूरत है, थोड़ी ऊर्जा और जिला स्तर पर लाने की जरूरत है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय हैं उनका सख्ती से पालन करने की जरूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग करें, इसके लिए जागरूकता अभियान हो या फिर कानूनी सहारा उनको लेने की जरूरत है। तो इन तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे और एक अहम नेतृत्व आज फिर से देश को, मुख्यमंत्रियों को, राज्यों को मिल सकेगा पीएम मोदी की तरफ से। और साथ ही साथ सुधाकर, आज जब पीएम ने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट से एक संकेत ये निकल रहा है जिसमें कि पीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही तरीका नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो आप जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको भी आपको साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ वैक्सीनेशन के सहारे आप इस जंग को नहीं जीत सकते हैं। जी बिल्कुल असीम, हमने देखा था कि 1 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी ने पहली डोज लगवाई थी, उसके बाद किस तरह से टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ा और 1 मार्च के बाद आज जब दूसरी डोज प्रधानमंत्री जी ने लगवाई है तो करीब करीब 7.5-8 करोड़ लोगों ने इस बीच में सिर्फ टीका लिया 1-1.25 महीने में। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब खुद टीका लेते हैं तो एक बड़ा संदेश देश के भीतर जाता है। आज जो उन्होंने दूसरा डोज लिया तो एक बहुत अहम संदेश की पहली बात तो ये कि दूसरा डोज लेना बहुत जरूरी है। दूसरा संदेश ये है कि समय पर डोज लेना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कोविशील्ड के लिए कम से कम 6 से 8 हफ्ते की बात की जा रही है, कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 हफ्ते के भीतर की बात की गई है। तो समय पर दूसरा डोज लेना जरूरी है। तीसरी बात प्रधानमंत्री जिस पर जोर उन्होंने दिया कि एक उपाय है वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन से ही तमाम चीजें नहीं सुलझेगी। दवाई के साथ कड़ाई का जो नियम है उसका पालन करते रहना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ एक बात और, एक बार फिर उन्होंने अपील की है, तो मुझे जरूर लगता है कि बड़ी संख्या में जो तमाम पात्र लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, खासतौर से 45+ वाले लोग, क्योंकि अभी भी जो अगर राज्यों की स्थिति देखे तो 40-45%
लोग ही अगर मैक्सिमम अगर देखें तो राज्यों में उस तरह से पेनिट्रेशन अभी कोविड वैक्सीनेशन में है, तो अभी काफी संख्या में ऐसे लोग जो 45 प्लस में है उनको वैक्सीन लगाया जाना जरूरी है। तो राज्य भी प्रधानमंत्री की ये भी एक राय थी कि राज्य डेली बेसिस पर इन तमाम चीजों का, न सिर्फ कोविड की स्थिति का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति का, कोविड बेड्स की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता हो, इन तमाम चीजों का डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करे, बल्कि वैक्सीनेशन का भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करे। और राज्यों को केंद्र इसमें लगातार सहयोग दे रहा है, चाहे वैक्सीन के सप्लाई की बात हो या अन्य तरीके के और मददों की बात हो, लेकिन राज्यों को एक बड़ी पहल इस मामले में करनी पड़ेगी कोविड के प्रबंधन में और साथ ही साथ वैक्सीनेशन में। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री का आग्रह रहेगा कि जिस तरह की ऊर्जा बीते साल दिखाई थी राज्यों ने, उसी ऊर्जा के साथ एक बार फिर सब मिलकर इस महामारी के मुकाबले में जुटे। एक आखिरी सवाल सुधाकर, कि जिस तरह से कुछ राज्यों ने हमने देखा कि नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की, कुछ राज्यों ने कंटेनमेंट जोन बना दिया है जैसे पहले उन्होंने किया था, लेकिन अभी भी जहां पे इसकी आशंका है कि यहां पे ये कोरोना वायरस फैल सकता है, या फिर जहां लोग जागरूक नहीं हैं, जो लोग इसको अभी भी उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, राज्य सरकारों की तरफ से हो सकता है कि जब पीएम की आज मीटिंग होगी उसके बाद उन राज्यों में भी इस तरह के कंटेनमेंट जोन और या फिर कुछ दूसरे तरीकों के जरिए लोगों को समझाया बुझाया जाए कि किस तरह से आप इससे बच सकें। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की स्थिति से लोगों को ना गुजरना पड़े, इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। और हम जानते हैं कि भीड़ ठीक है, बाजारों में लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन बाजारों में जाके लोग मास्क ना लगाए वहां दिक्कत आती है। अगर लोग सार्वजनिक वाहनों में जा रहे हैं वहां मास्क पहनने से परहेज करें तो वहां दिक्कत हो सकती है। जहां दूरी उचित दूरी बनाई जा सकती है, 2 गज की दूरी बनाई जा सकती है, वो अगर नहीं करते हैं तो वहां दिक्कत होती है। अगर हैंड हाइजीन हो या और सफाई के उपाय कार्यस्थलों पर, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां हो सकता है अगर वो उपाय नहीं अपनाए जा रहे तो वहां दिक्कत है। तो इन तमाम चीजों पर लोगों का भी ध्यान हो, प्रशासन का भी ध्यान हो, तो उसकी एक तरफ बात जरूर कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर कंटेनमेंट उपाय, खासतौर से प्रधानमंत्री का इस बात पर जोर था, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं तो वहां जो उपाय लागू किए गए हैं उसका जो प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से जरूर पालन हो, तभी इन चीजों को रोकने में मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर प्रभावी तरीके से सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का हाथ थामते हुए अगर एक जन आंदोलन की तरह जन भागीदारी के जरिए इसका मुकाबला करते हैं तो जरूर प्रधानमंत्री को जरूर उम्मीद रहेगी कि उसके जरिए इसका मुकाबला किया जा सकेगा। लेकिन एक निश्चित तौर पर एक प्रभावी नेतृत्व, दिशा निर्देशन आज राज्यों को पीएम मोदी की तरफ से इस अहम वक्त में मिलेगा, आज ये कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को विस्तार से हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कोविड के खिलाफ निर्णायक जंग की रफ्तार तेज करने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 45 साल वाले पात्र लोगों के टीकाकरण के लिए कार्यस्थल पर ही सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। केंद्र ने इस संबंध में दिशा निर्देशों और टीकाकरण के प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश राज्यों को जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 11 अप्रैल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण का सत्र शुरू हो सकता है। देश भर में सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए जो सफल नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,18,51,393 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 91.67% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.29% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 59,258 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरे देश में कोविड की अब तक 9 करोड़ 1 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। और इस बीच भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग के क्षेत्र में भी कई मकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना के लिए कुल 25,26,77,379 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12,37,781 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
और वहीं महाराष्ट्र में इस कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। राज्य में कल रिकॉर्ड 59,907 मामलों की पुष्टि हुई है, जो किसी एक दिन में राज्य में सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटे में 322 मरीजों की मौत हुई है। केवल मुंबई में पिछले 24 घंटे में 10,428 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 23 लोगों की संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद यूपी के उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में 500 से ज्यादा कोरोना मामले वाले 13 जिलों में जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं कि वो चाहें तो रात में सड़कों पर आवाजाही बंद कर सकते हैं। ऐसे में 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम फैसला लिया गया है। लखनऊ में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसके कारण आवाजाही प्रतिबंधित होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा और ये ग्रामीण इलाकों में लागू नहीं होगा। वहीं वाराणसी में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत रात 9 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी और सुबह 9 बजे के बाद ही दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा कानपुर में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिस कारण जिलाधिकारी ने रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है और इस दौरान जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर यहां भी जारी है। दिल्ली में कल कोविड के 5,506 नए मामले दर्ज किए गए और 20 मरीजों की मौत हो गई है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो कोरोना को फैलने से रोकता है। दिल्ली में कोविड की स्थिति को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेड भी बढ़ाए गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी प्रमुख सरकारी और निजी कार्यस्थलों पर 11 अप्रैल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कल कहा कि 11 अप्रैल से उन सभी निजी और सरकारी कार्यस्थलों पर कोविड रोधी टीका लगाया जा सकेगा जहां टीका लगवाने की पात्रता रखने वाले कम से कम 100 लाभार्थी हों और जिनकी उम्र 45 साल से अधिक हो। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होने के बाद के सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा कि कार्यस्थलों पर टीकाकरण शुरू करने का मकसद टीकाकरण अभियान को गति देना और इसे और भी व्यापक बनाना है। और वहीं कर्नाटक में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि बेंगलुरु की सिटी की सीमा में अपार्टमेंट, आवासीय परिसरों में स्विमिंग पूल, जिम, पार्टी हॉल आदि जैसी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 लगने के बाद अब शहर में 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ से आने जाने वाली यात्री बसों को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर प्रशासन ने संपूर्ण क्षेत्र को शुक्रवार शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान रायपुर जिले की सभी सीमाएं बंद रहेंगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने DCGI द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिए जाने के बावजूद कोवैक्सीन का उपयोग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कार्यों से लोगों की जान संकट में ही नहीं डाल रही है, बल्कि दुनिया में गलत संदेश भी दे रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है। सरकार ने राज्य में राजनीतिक सभाओं पर भी प्रतिबंध लगाया है। पंजाब में कोविड के कारण 61 लोगों की मौतें हर रोज दर्ज की जा रही है। और हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। नितेंद्र, उस ट्वीट का मैं जिक्र करूंगा जिस ट्वीट का जिक्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया कि देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि कोवैक्सीन लगा ही नहीं रहे हैं, अपने लोगों को दे ही नहीं रहे हैं और उल्टा वो केंद्र सरकार पे दोषारोपण कर रहे हैं कि आप हमें भेज नहीं पा रहे हैं। दरअसल ये सारा मामला है क्या नितेंद्र?
दरअसल ये सारा मामला पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स जहाँ पे आती है वहाँ पे सब कुछ फैक्ट्स नगण्य हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने कोवैक्सीन को लेने से ही मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि सिर्फ हम कोविशील्ड लगाएंगे, जबकि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दी थी, दोनों ही वैक्सीन को मंजूरी दी है, और दोनों ही वैक्सीन तरीके से कारगर हैं और काफी भी है। बावजूद इसके उन्होंने ये वैक्सीन लेने से मना किया था, और यही वजह है कि अब आज वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है, जबकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हर दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी मॉनिटर करते हैं कि किस राज्य में कितने वैक्सीन पड़ गए, कितने वैक्सीन अवेलेबल है, कितनी जरूरत है, उसकी हर दिन मॉनिटरिंग होती है। तो किसी भी राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सप्लाई चेन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वो सिस्टम बनाया गया है। तो सीधा सीधा एक पॉलिटिक्स का मामला है। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र ने भी ये सवाल उठाया है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल बहुत ही कड़ा संदेश दिया है कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा मामला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जन स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, और इससे ग्लोबली इम्पैक्ट होता है कि किस तरीके से आप इस तरह की छवि खराब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार बोल रही है, और सभी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। और दूसरी बात नितेंद्र की, जिस तरह से कर्नाटक सरकार की तरफ से, उनके स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बयान आया है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल से हम अपने राज्यों में भी जो तमाम जो कार्यस्थल हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो या फिर निजी हो, वहाँ पे हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि लोग वहीं पे जो लोग एलिजिबल हैं वो उनको टीकाकरण की सुविधा हो सके। मुझे लगता है कि बाकी राज्य भी इस दिशा में आगे आएंगे और इस कदम का स्वागत करेंगे और अपने यहाँ भी लोगों को टीका लगवाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा स्टेप है केंद्र सरकार की तरफ से कि अगर आप जिस भी संस्थान में, वर्क प्लेस में, खासतौर पे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, दोनों में 100 लोग से अधिक जिनकी उम्र 45 साल हो, वहां पर टीकाकरण हो सकता है। उसके कुछ नियम है जो मैं अभी बताना चाहूंगा कि एक तो यह है कि उस संस्थान के 50% लोग जो है कोविन IT प्लेटफॉर्म पे उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। इसके अलावा उस इलाके के जिलाधिकारी और जो निकाय के प्रमुख है उनकी सहमति से टीकाकरण हो पाएगा, उस जो संस्थान है उसका चयन हो पाएगा, और उनके जरिए ही टीकाकरण हो सकता है। साथ ही साथ उस संस्थान में एक नोडल ऑफिसर भी आपको नियुक्त करना होगा, जो इस टीकाकरण प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट करेंगे, जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ, क्योंकि राज्यों को अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ जो भी संस्थान है उसके आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनके ही जो स्वास्थ्य कर्मी है वो आकर के टीका लगाएंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया जो SOP है इसका पालन करना होगा, जो केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजा है, और इस SOP का जो पालन करेंगे उन्हीं संस्थानों में टीकाकरण होगा। ठीक है, एक और सवाल नितेंद्र की, कुछ लोग, PM ने भी ये बात कही थी उन्होंने कि RT-PCR पे ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि उससे जो रिजल्ट आते हैं बहुत ही 100% एक्यूरेट होते हैं। इसके बावजूद भी कई जगह ये मामले आ रहे हैं कि वहाँ पे एंटीजन टेस्ट और फिर बाकी जो दूसरे टेस्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं। इससे जो एक्चुअल फिगर है, और एक तो वो भी नहीं आ पाता, दूसरा बात कि जो लोग संक्रमित हैं वो फिर दूसरे को भी संक्रमित करते चले जाते हैं। तो इस पर भी किस तरह से रोक लगाई जाए, इसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने एक सवाल किया था सुधाकर से कि क्या कारण है कि इतने सारे मामले बढ़ रहे हैं। उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि राज्य में जो टेस्टिंग था वो कम हो गया था। RT-PCR टेस्ट घट गए थे, बहुत ही कम हो गए थे, अभी भी पर्याप्त नहीं है। और जो लोग लापरवाह हुए, मास्क नहीं लगाए, जो 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया, हाथ नहीं धोए, जिसका परिणाम था है कि आप देख रहे हैं कि 1,26,000 एक दिन में मामले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दुश्मन की पहचान हमें है कि हमारा सामने एक दुश्मन है, उससे निपटने का तरीका भी हमें मालूम है, लेकिन आप बिना उस तरीके से आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप खुद ही खुद संक्रमित होंगे। ये एक स्पष्ट संदेश है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और हाथ धोते रहें। और जो लोग वैक्सीन के लिए जिनको वैक्सीन लगाना है 45 साल से अधिक उम्र के, वो वैक्सीन जरूर लगाएं। और सभी राज्यों से बोला गया है कि RT-PCR टेस्ट 70% होना चाहिए टोटल टेस्ट का, तभी
चूंकि ये गोल्डन स्टैंडर्ड इसको माना जाता है टेस्ट के लिहाज से, तो इसी के दायरे में जब लोग पकड़ में आएंगे तो कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सकता है। और इसको अपनाना जरूरी है। अभी भी मतलब कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो 70% RT-PCR टेस्ट कर रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एक और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा असीम कि प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के समय देखा होगा आपने कि मास्क उन्होंने लगाया था, इसलिए जब आप वैक्सीन के लिए जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और वैक्सीन के बाद भी आप मास्क लगाएं। ये स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री ने आज दिया है वैक्सीनेशन के समय। एक आखिरी सवाल चलते चलते नितेंद्र, मैं आपसे फिर ये अनुरोध करूंगा, एक अपील आप अगर करना चाहें दर्शकों के लिए, क्योंकि आप लगातार इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस बीमारी के कितने गंभीर नतीजे हो रहे हैं उसको भी आप देखे हैं, जान रहे हैं, रिपोर्टिंग की है आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, सिर्फ एक ही संदेश है कि अगर आप मास्क लगाते हैं और प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, नाक में और मुंह को कवर करते हुए, और हाथ आप जब भी किसी सरफेस को छूते हैं उसको आपने या तो साबुन से धो लिया या फिर सैनिटाइज कर लिया, और जिस भी व्यक्ति से आप बात करते हैं 2 गज की दूरी का पालन करें, और सामने वाले व्यक्ति को बोले कि आप मास्क लगाएं तभी हम बात करेंगे, तो मैं निश्चित करता हूं कि आप संक्रमित नहीं होंगे, संक्रमण के खतरे से बचेंगे। मैं इसका एग्जाम्पल हूं, मैं इस प्रोटोकॉल का बहुत अच्छे तरीके से पालन करता हूं। आप देखते हैं मैं दफ्तर में या कहीं भी जाता हूं इसका पालन करता हूं। मैं बाहर चाय तक नहीं पीता और साथ में बैठ करके मैं खाना तक नहीं खाता, और यही नतीजा है कि आज तक मैं संक्रमित नहीं हुआ पिछले 1 साल में। यही संदेश है कि आप मास्क लगाएं, प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। और आपने वैक्सीन की पहली डोज भी ले रखी है? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन संयुक्त रूप से आज सेशल्स में भारतीय परियोजनाओं की एक श्रृंखला का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इन उच्च स्तरीय परियोजनाओं में नई मैजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग का संयुक्त उद्घाटन, सेशल्स में मैजिस्ट्रेट कोर्ट के नए भवन का संयुक्त उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ सेशल्स कोस्ट गार्ड को एक तीव्र गश्ती नौका भी इस मौके पर सौंपा जाएगा। 1 मेगावाट की क्षमता वाले एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी सौंपने का कार्यक्रम है सेशल्स को। 10 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना का भी इस मौके पर वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया जाएगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के भवन से सेशल्स की जो न्यायिक प्रणाली है उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता, उसकी दक्षता बढ़ेगी। तीव्र गश्ती नौका से सेशल्स की समुद्री निगरानी क्षमता भी काफी मजबूत होगी। सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण सोलर पीवी डेमोक्रेटाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत इसका किया जा रहा है। भारतीय उच्चायोग के सहयोग से सामुदायिक विकास परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएम मोदी की जो सागर नीति है उसकी अवधारणा में सेशल्स जो है उसका केंद्रीय स्थान है और परियोजनाओं से सेशल्स का ढांचागत, विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी विकास हो पाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जैसा कि हमने कहा कि भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत रहे हैं, और दूसरी बात की मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो सागर डॉक्ट्रिन है भारत की, उस डॉक्ट्रिन के हमने कहा कि इसके केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं सेशल्स भी है। कैसे देखा जाए आज के इस कार्यक्रम के बाद से जो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, जो आपसी संबंध हैं, वो कितने और भी मजबूत हो पाएंगे? देखिए असीम, ये जो सागर की जो डॉक्ट्रिन है, ये पॉलिसी है कि भारतीय जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी छोटे छोटे द्वीपीय समूह हैं, जो देश हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी समृद्धि में भारत एक अहम योगदान देगा, जिससे कि भारत की खुद की भी सुरक्षा और समृद्धि इंश्योर हो सकती है। सेशल्स की बात करें तो सेशल्स में भारत के बहुत सारे कनेक्शंस हैं। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारतीय मूल के लोग वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में हैं। जो राष्ट्रपति, जो कि अभी प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति की पहली वर्चुअल बैठक है, क्योंकि वो अभी हाल ही में जो सेशल्स में चुनाव हुए तो उसके बाद वो चुनकर आए हैं, वो भारतीय मूल के हैं। बिहार में उनका घर है। 2018 में जब वो भारत आए थे तो वो अपने गांव भी गए थे। तो एक भारतीय मूल वंशों का भी कनेक्ट है सेशल्स के साथ। तो भारत उस संबंधों को भी आगे बढ़ाना चाहता है। इसके साथ ही जो सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा की चिंता के लिए भारत जो योगदान दे सकता है वो भी करता है।
आज जो बोट जो तीव्र बोट प्रधानमंत्री वहां गिफ्ट करेंगे, ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी भारत लगातार सेशल्स को सुरक्षा और सामरिक जरूरतों की सामग्री सप्लाई करता रहा है। करीब 50% जो सुरक्षा जो उपकरण हैं, चाहे एयरफोर्स के हो चाहे नेवी के हो सेशल्स के, वो भारत के द्वारा सप्लाई किए गए हैं। करीब 70% जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो भारतीय क्षेत्र में होती है, भारत के द्वारा संचालित होती है। तो बहुत ही ज्यादा क्लोज तरीके से भारत सुरक्षा और समुद्री जरूरतों में सेशल्स के साथ जुड़ा हुआ है। जो सेशल्स के आप डेवलपमेंट की बात करें तो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भारत वहां पर पहले भी चलाता रहा है, और इसके साथ ही जो आज जिन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी वो भी वहां की समृद्धि में सहायक होंगी। जो 1 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की बात है, वो करीब करीब 400 फैमिलीज है वहां पे, जिनको की सालों भर बिजली सप्लाई के बराबर का वो प्रोजेक्ट है। तो सेशल्स बेशक छोटा द्वीप समूह हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए भारत भी चाहता है कि ऐसे छोटे देश जो सागर क्षेत्र में पड़े हुए हैं, वो खुद को एकांत या अकेला महसूस ना करें, वल्नरेबल महसूस ना करें, और इसलिए भारत उनकी सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरतों का ध्यान रखेगा। तो आज चूंकि ये मौका है, सेशल्स के जरिए हम भारत काफ़ी कुछ उसकी मदद कर रहा है। इस मौके पर अभिषेक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि रणनीतिक तौर पे जैसा कि हमने कहा कि सागर पॉलिसी तो है ही भारत की, लेकिन एक रणनीतिक लिहाज से, स्ट्रेटजिक लिहाज से सेशल्स की जो स्थिति है वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और सेशल्स का के लिए भारत भी कितना दोनों ही एक दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे? देखिए, महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि जो भारतीय जो नेवी ऑपरेशंस हैं, वो अगर हिंद प्रशांत सागर में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी एग्रेसर है, जो दूसरा कोई देश है, वो यहाँ पर अगर अपना प्रभुत्व बढ़ाए तो भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का कारण बन सकती है। तो ऐसे जो आप मालदीव हैं, सेशल्स हैं, या ऐसे जो और भी मेडागास्कर है, ऐसे समुद्री क्षेत्र जो है ये बहुत ही छोटे द्वीप हैं, और न केवल इनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो किसी बहुत बड़े एग्रेसर का मुकाबला कर पाए, बल्कि कई बार राजनीतिक और खुद की अपनी जरूरतों की वजह से वो वल्नरेबल भी होते हैं कि किसी बड़े इकोनॉमिकल ट्रैप में फंस जाएं, या किसी कोई देश इन्हें किसी चीज का प्रलोभन देके फिर इनके जो एसेट्स है उसका वेस्टेड तरीके से इस्तेमाल करे अपनी सुरक्षा जरूरतों को बढ़ाने में, चाहे अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में। ये भारत जिस तरीके से दुनिया के मंच पर एक टोटल एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभर रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में, तो वहां पर भारत के लिए जरूर चिंता की बात बन जाती है। और इसीलिए भारत ने लगातार मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, इनफैक्ट श्रीलंका की भी बात करें तो वहां भी अपने सहयोग और समृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगातार आगे बढ़ाता रहा है। ये देश खुद को असुरक्षित न महसूस करे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के पड़ोसियों का जब तक विकास पूरी तरह से नहीं हो जाता, भारत के पड़ोसी देशों का और मित्र देशों का, तब तक भारत का विकास एक कंप्लीट स्टोरी नहीं मानी जाएगी। तो एक जेन्युइन इंटरेस्ट है इंडिया का कि यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो सारे द्वीप समूह क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वो तरक्की करे और भारत की समृद्धि के साथ साथ इनकी समृद्धि भी हो, और भारतीय सुरक्षा चिंताओं में इनकी सुरक्षा चिंताएं भी शामिल हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ और बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में उत्तर बंगाल के जिन 5 जिलों में चुनाव होने हैं उसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली जैसे जिले शामिल हैं। चौथा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव प्रचार के तहत आज 3 रोड शो करेंगे। पहला रोड शो अलीपुरद्वार में करेंगे, जो कि अलीपुरद्वार चौपाटी से कोर्ट मोड़ तक होगा। इसके बाद जेपी नड्डा दिनहाटा में रोड शो करेंगे, जो कि दिनहाटा सनघटी मैदान से दिनहाटा रेलवे स्टेशन पार्किंग ग्राउंड तक की जाएगी। इसके बाद तीसरा रोड शो कूच बिहार के मेकलीगंज में करेंगे, जो कि हुजूर साहब मेन गेट से भोलार हाट मोड़ तक होगा। इसके अलावा भाजपा की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी चुनाव प्रचार करेंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है।
अगले 48 घंटे में नोटिस का जवाब देने को भी कहा गया है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को एक शिकायत चुनाव आयोग में की थी। दरअसल हुगली तारकेश्वर में एक रैली के दौरान तृणमूल प्रमुख ने अल्पसंख्यक वोटरों को ना बंटने देने की अपील की थी। हमारे सहयोगी अजय विक्रम सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, हम उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। अजय, आज लगातार हमने कहा कि जेपी नड्डा की वहाँ रैली भी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप चूंकि वहाँ पे मौजूद हैं, आपने टेस्ट वहाँ का लिया होगा, मूड वहाँ के लोगों का क्या कुछ है, आप ज़रा उनके हवाले से बताइए। जो वहाँ पे मतदाता हैं, क्या कुछ वो चाह रहे हैं? चूँकि हम लगातार जब एक राज्य की बात करते हैं जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में ये होता है कि वो विकास उन्हें चाहिए। क्या बंगाल की जनता भी इस बार विकास चाह रही है? विकास उनके उस लिस्ट में प्रायोरिटी में है, सबसे ऊपर है, या फिर कुछ और मुद्दे जो आपको वहां नजर आ रहे हैं? देखिए असीम, जो मुद्दा है वो विकास का ही है, उसके से जुड़े हुए अन्य मुद्दे हैं और उनके इर्द गिर्द के जो मुद्दे हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केंद्र में विकास है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो इतने सालों तक लेफ्ट का शासन रहा, 10 साल टीएमसी का शासन रहा, तो लोगों के मन में ये है कि जो योजनाएं हैं उनको अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। योजनाएं ज़रूर यहाँ बनी हैं, ये नहीं कहा जा सकता। टीएमसी ने तमाम योजनाएं बनाई, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह का लेफ्ट के शासन में और टीएमसी के शासन में भी जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर जब योजनाएं पहुंचती हैं, तो जैसे लेफ्ट ने अपना एक संगठन बना रखा था, उसी हिसाब से हर इलाके में एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं होता, वो कोई चयनित व्यक्ति नहीं होता, वही तय करता है कि उसके इलाके में योजनाएं कैसे पहुंचेंगी और किसे पहुंचेंगी। और इसी वजह से जैसा कि हम राजनीति में पश्चिम बंगाल की राजनीति जो हिंसा का माहौल देख रहे हैं, वो भी एक तरह का जो संगठन बन रखा है वही एक माहौल बनता है, और वो अपने लोगों को लेकर नेताओं के ऊपर अटैक करना, नेताओं की बातों से उनको रोकना, उनको सामने ना आने देना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अन्य मुद्दों की, तो भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हमेशा से इस बात को उठाया गया है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, गृहमंत्री की तरफ से भी, अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी। कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार भी यहाँ के ज़मीन तक उतर चुका है, जिसको कहा जाता है कि कट मनी की बात की जाती है, तोलाबाजी की बात की जाती है, तो ये सब बातें आम हैं यहाँ पर। अब लोग इससे छुटकारा चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो भी जो व्यवस्था है उनकी बने, उनके लिए बने, और भ्रष्टाचार उसमें शामिल ना हो। इसके साथ ही साथ राजनीतिक हिंसा भी यहाँ पर बहुत ही चर्चा का केंद्र है। लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, पसंद चाहते हैं, लेकिन वो विकल्प की तलाश में थे। अब 10 साल टीएमसी के शासन के बाद, अब चुनाव के बाद क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये ज़रूर बहुत से पॉकेट्स में देखने को भी मिल रहा है कि वो विकल्प और परिवर्तन भी चाहते हैं। लेकिन अजय, अगर मैं ये कहूँ, जिस तरह से टीएमसी ने वामपंथी सरकार जो 3 दशक तक वहाँ पे सत्ता पर काबिज रही, उसको हटाया, सिंगूर आंदोलन, नंदीग्राम आंदोलन, उसके ज़रिए वो सत्ता पे आई। 10 साल के शासन में उसके बाद से जो तरीका वामपंथियों ने अपनाया था, उसी ट्रैक पे कमोबेश ऐसा लग रहा है कि टीएमसी सरकार चली। वहाँ भी पंचायत चुनाव में काफ़ी कुछ हिंसा हुई। उसके बाद से हमने देखा कि जिस तरह से वहाँ पे सीटें घटती चली गई, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि टीएमसी की सीटें घटी और वहाँ पे बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। क्या ये ट्रैक आपको उसी दिशा में नज़र आता दिख रहा है कि अब टीएमसी की भी विदाई तय है, बीजेपी एक प्रबल दावेदार के तौर पर इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर सामने आई है? असीम, अभी चुनाव के वक्त ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि विदाई तय है या नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में अपनी सीटें जीती और जब 18 सीटें लेकर आई, तो लोगों को ज़रूर इस बात का आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब इतनी सीटें लेकर आई है। इसी वजह से लोगों के बीच में उम्मीदें ज़रूर बढ़ी हैं। जैसा मैंने कहा कि बदलाव और परिवर्तन की जो बात है, उम्मीद तब किसी दल से कोई व्यक्ति नापता है जब वो अपनी ताकत लेकर आती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच पहुँचने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी इस पर भी नज़र रखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर अपना स्थान बना पाई है, तो वो कहीं ना कहीं
जो टीएमसी है उसकी कमजोरी की वजह से बन पाई है। बहुत संक्षेप में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लेफ्ट के शासन में अगर हम कहें तो यहाँ एक जो शासन था वो पार्टी सोसाइटी का था। कहने का मतलब जिस दल से जुड़ा हुआ था वो उसी को मतदान करता था, वो अच्छा करे या बुरा करे वो उसी के साथ जुड़ा रहता था। पार्टी सोसाइटी से धीरे धीरे ममता बनर्जी ने उसको सीख तो ली, पार्टी सोसाइटी की पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की, उसके जरिए यहाँ पर मजबूत हुई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत तेजी से अपना घर करती गई। अगर हम बात करें बांग्लादेश से जुड़े हुए जो ज़िले हैं यहाँ के, नॉर्थ 24 परगना हो चाहे और जो इलाके हो चाहे दिनाजपुर हो, ये इन सब जब इलाकों में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसमें जो मतुआ समाज है वो काफ़ी तेज़ी से सामने आया, उसकी काफ़ी ज़्यादा संख्या है। उसके बारे में जब बात हुई, जब सीए का बिल लाया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ इन बातों को लेकर। अगर हम नॉर्थ बंगाल में बात करें तो यहाँ पर राजवंशी समुदाय है, नेपाली हैं, गोरखा हैं, इनके बीच में भी ये आइडेंटिटी की बात तो ये करते थे, लेकिन उसको जो उनकी आइडेंटिटी को पहचान देना, उनको सम्मान देना और उनकी बातों को सुनना और मानना, ये इस बार की राजनीति में एक बहुत अहम अंग है। और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर जिसको भी फायदा पहुंचाएगी वो सत्ता में अपना काबिज होगा, लेकिन अभी चुनाव के वक्त ये कह पाना अभी असंभव सा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब 2 मई को ही पता चल पाएगा कि आखिर जनादेश किसके पक्ष में गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कोलकाता से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान जारी है। राज्य में 515 जिला परिषद प्रादेशिक सीटों और 7,220 मंडल परिषद प्रादेशिक के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। 8 सीटों के लिए अलग अलग कारणों से चुनाव नहीं हो रहे हैं और 11 सीटों के लिए चुनाव हुए नहीं हैं, क्योंकि चुनाव की मूल रूप से अधिसूचना जारी होने के बाद मार्च 2020 से विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारोर की मृत्यु हो गई। राज्य भर के सभी 13 जिलों में 27,751 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। उनमें से 6,492 संवेदनशील मतदान केंद्रों के रूप में चुने गए हैं, 6,314 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और 247 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र हैं। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए चुनाव के संचालन को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज बांग्लादेश की 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। इस दौरे का मकसद भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना है। जनरल MM नरवणे आज शिखा अनिर्माण पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वे बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा सेना प्रमुख 11 अप्रैल को बांग्लादेश के विदेश मंत्री से भी बातचीत करेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शांति समर्थक अभियानों पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेंगे। थल सेना प्रमुख साथ ही चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, रोल ऑफ UN पीस कीपर्स विषय पर अपने अहम विचार भी रखेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंची CBI की टीम आज सचिन वाजे से पूछताछ करेगी। CBI की टीम को NIA की कस्टडी में ही सचिन वाजे से पूछताछ करनी होगी। NIA कई मामलों में सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है। इस बीच अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ईरान परमाणु समझौते को फिर से लागू करने के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए तैयार है। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में हो रही बैठक में ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ईरान के राजनयिकों ने इस बात पर विचार किया कि अमेरिका ईरान पर से किन किन प्रतिबंधों को हटा सकता है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु करार से अमेरिका को अलग कर लिया था, जिसके बाद से ही ईरान परमाणु समझौता अधर में लटका हुआ है। अमेरिका और ईरान ने पिछले हफ्ते कहा था कि वे मध्यस्थों के जरिए परोक्ष वार्ता शुरू करेंगे ताकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने से संबंधित समझौते पर दोनों देश लौट सकें। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इसे 2 देशों के बीच आपसी संबंधों में एक नया अध्याय करार दिया है। The talks so far have been business-like, and they are doing what we envisioned they would do. And again, they are affording us
a better understanding of Iran's thinking, and we hope that in turn Tehran will leave this round of talks with a better understanding of what we might be prepared to do. The team on the ground in Vienna has had consultations with our European allies as well as with our Russian and Chinese partners. They, in turn, have met with the Iranian delegation. So in all of this, we have heard more about Iran's position. Our partners have, in turn, heard from us more about our position, which they have then relayed to the Iranians. और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन के द्वारा फलस्तीनियों को दी जा रही सहायता पूरे तौर पर अमेरिकी कानूनों के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा में अमेरिकी विकास साझेदार ये सुनिश्चित करेंगे कि जिनके लिए सहायता दी जा रही है उन्हें सहायता पहुंचे। योजना के तहत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के जरिए 15 करोड़ डॉलर की अमेरिकी आर्थिक और विकास सहायता दी जा रही है। साथ ही साथ शांति स्थापित करने के कार्यक्रमों के 1 करोड़ डॉलर की सहायता भी दी जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में फलस्तीनी प्रशासन के साथ अपने संबंध तोड़ दिए थे और सभी तरह की सहायताओं को रोक दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फलस्तीन के शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं में मदद करने के लिए 235 मिलियन डॉलर धनराशि देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के माध्यम से दी जा रही इस मदद पर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने विरोध जताया है। इजराइल के राजदूत ने कहा है कि फलस्तीनी शरणार्थियों को आर्थिक मदद देने से यहूदियों के खिलाफ गतिविधियां तेज हो जाती हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश में बुनियादी ढांचे में सुधार करने वाले 2 ट्रिलियन डॉलर की योजना की जोरदार वकालत की है। बाइडेन को रिपब्लिकन पार्टी, कंपनियों और अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा योजना के मुख्य बिंदुओं पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाएंगे और उनका प्रशासन इस प्रस्ताव पर खुले तौर पर चर्चा करेगा। राष्ट्रपति बाइडेन प्रस्तावित योजना के तहत 8 साल तक सड़क और पुल का निर्माण, ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा, बुजुर्गों की देखभाल, घरेलू विनिर्माण और हाई स्पीड रेल पर खर्च किया जाएगा। खबर म्यांमार से है। ब्रिटेन में म्यांमार के राजदूत ने कहा है कि उसे लंदन स्थित दूतावास के भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए उसने देश की सेना को दोषी ठहराया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजदूत क्याव ज्वार मिन ने हाल ही में सेना द्वारा हिरासत में ली गई नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग की थी और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने भी राजदूत की प्रशंसा की थी। खबरों के मुताबिक उप राजदूत चित विन और मिलिट्री अटासे राजदूत को दूतावास के भीतर नहीं आने दे रहे हैं। म्यांमार में फरवरी में तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और देश में विरोध प्रदर्शन वहां लगातार अभी भी जारी है। ब्रिटेन ने तख्तापलट के मद्देनजर म्यांमार की सेना और उसके कुछ व्यापारिक हितों के सदस्यों पर पाबंदी लगा दी थी। मैक्सिको में एक उम्मीदवार ने अनोखे अंदाज में चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस उम्मीदवार ने एक ताबूत से निकलकर अपने समर्थकों के सामने चुनावी अभियान की शुरुआत की, जिससे कि देश में कोविड से बढ़ती मौतों और अपराध को उजागर किया जा सके। कार्लोस मेयोर्गो, जो कि निचले सदन के उम्मीदवार हैं, एक प्रचार रैली में एक ताबूत के अंदर में लेटकर पहुंचे। हाल के महीनों में हुई मैक्सिकन अधिकारियों और उम्मीदवारों की 100 से अधिक हत्याओं के ने देश के मध्यावधि चुनावों को दशकों में सबसे अधिक हिंसक बना दिया है। मैक्सिकन 6 जून को 500 सांसदों, 15 गवर्नर और 20,000 से अधिक स्थानीय अधिकारियों का चुनाव करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध की वार्ता पर दोनों देशों को आगे बढ़ने से नाकाम रहने पर इथियोपिया को चेतावनी दी है। इससे पहले मंगलवार को मिस्र ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में बातचीत के बाद राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के लिए इथियोपिया पर आरोप लगाया था। इस बीच इथियोपिया के जल मंत्री ने अब्दे फतेह अल सीसी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए कहा कि वो अपने पड़ोसियों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना इथियोपिया के पानी का उपयोग कर रहे थे। देश ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध पर आर्थिक विकास और बिजली उत्पादन की अपनी उम्मीदों को जता रहा है। दुनिया भर में अब तक 13 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इलाज करवाकर 10 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक 28 लाख 97 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में अब तक 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5,71,000 से ज्यादा लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि कंपनी इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस के कई वेरिएंट से बचाव के लिए एक बूस्टर शॉट तैयार कर सकेगी। कंपनी ने कहा है कि कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ उच्च स्तर के बचाव के लिए बूस्टर शॉट का परीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान बाइडेन ने 18 साल से ऊपर के लोगों को 19 अप्रैल से टीका लगाने का आदेश दिया है।